आपका ध्यान किधर है? बीजेपी का टिकट दिलाने वाली मैडम इधर हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। कट्टर हिंदुत्व के पीछे इस मैडम के ऊपर जितना बड़ा खेल करने का आरोप लगा है, उसने इन जैसों का तगड़ा वाला पर्दाफाश कर दिया है। अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है, मगर इनका कारनामा बहुत चौंकाने वाला है। पूरी बात विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और पोस्टरबाजी में फर्जीवाड़े की। उधर ईवीएम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से ईवीएम का मामला गर्म हो गया है। ईवीएम का ये मसला बेहद गंभीर है। आज इस पर हम लगाई गई नई आरटीआई के साथ साथ इसके दुष्परिणामों की भी बात करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर एक खास विचारधारा के लोग एक नया वाला झूठ परोस रहे हैं और उसका पर्दाफाश भी हो गया है। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। हमारा काम पसंद आता हो तो स्वतंत्र पत्रकारिता के समर्थन के लिए इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ईवीएम की। आज की तारीख में आप देश भर में ज्यादातर मतदाताओं से जब बात करेंगे तो उनका एक ही सवाल होता है और एक ही सबसे बड़ी चिंता होती है कि ईवीएम का क्या होगा। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। वहीं सत्ता के समर्थक लोग कहते हैं कि यदि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है तो फिर कई राज्यों में विपक्षी पार्टियां कैसे जीत जाती हैं। इस पर बीजेपी विरोधी लोग जवाब देते हैं कि भाजपा जानबूझकर छोटे मोटे चुनाव हार जाती है ताकि बड़े चुनाव में गेम किया जा सके। तमाम तरीके के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, जबकि एडीआर वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर अलग ही सवाल उठा रहा है। पर्चियों के मिलान से संबंधित मामले पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। शुरुआत से पूरी बात आपको बताता हूं, गौर से सुनते जाइए। आरटीआई कार्यकर्ता हैं मनोरंजन एस रॉय। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम मशीन बनाने वाली 2 कंपनियों से पूछा था कि आपने अब तक कितनी मशीनें बनाई निर्वाचन आयोग के लिए। दोनों कंपनियों का नाम भी सुन लीजिए। एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों ने अपने अपने आंकड़े बताए और इनका आंकड़ा था कि इन्होंने निर्वाचन आयोग को कुल लगभग 40 लाख मशीनों की आपूर्ति की है। मगर यही सवाल जब निर्वाचन आयोग से पूछा गया था तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि हमें अब तक कुल लगभग 20 लाख से कुछ अधिक मशीनें मिली हैं। अब सवाल यह है कि कंपनियों से मशीनें बनकर निकली और निर्वाचन आयोग को नहीं मिली तो फिर गई कहां? आसमान निकल गया या जमीन खा गई? कौन घोंट गया? पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि 19 से 20 लाख की संख्या में ईवीएम मशीनें कहां गायब हो गई हैं। कल्पना करके देखिए, यदि आपने ईवीएम मशीन को देखा होगा और उसका साइज देखा होगा तो उस साइज की लगभग 20 लाख मशीनें एक साथ रखने पर कितना ज्यादा एरिया घेरेंगी। उतनी सारी मशीनें हवा में कैसे गायब हो सकती हैं? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक घोटाला है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और इस बीच कई सरकारें आई गई? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि ये मशीनें लापता हैं तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है? लापता मशीनों का दुरुपयोग किस किस तरीके से हो सकता है, इस पर तो कोई एक्सपर्ट ही जवाब दे पाएगा। मगर सवाल वही है कि चुनाव आयोग अब तक इस मामले पर जवाब क्यों नहीं दे पाया है और इस मामले को हमेशा दबा क्यों दिया जाता है, चर्चा से हटा क्यों दिया जाता है। पिछले दिनों कांग्रेस नेता शशि थरूर से लेकर तमाम लोगों ने इस मामले पर सवाल उठाया था। हाल फिलहाल में एक बार फिर से आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक नई आरटीआई के माध्यम से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि 19 लाख मशीन गायब है तो क्या यह विचार किया जा सकता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हुआ करते हैं? अगर एक ईवीएम मशीन से 500 वोटों की भी हेराफेरी की जा सकती होगी तो फिर 19 लाख ईवीएम मशीनों का मामला है। मैंने आज नए आंकड़े जानने के लिए केंद्र सरकार से आरटीआई के माध्यम से पूछा है कि मुझे वर्षवार गायब हुई या चोरी हुई मशीनों की जानकारी दीजिए, यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक कितनी ईवीएम मशीनें गायब हुई हैं, इन सब का आंकड़ा बताइए। पिछले दिनों तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि साल 2016 से 2019 के बीच 19 लाख से अधिक मशीनें गायब हुई। पूर्व में यह मामला कर्नाटक विधानसभा में भी उठ चुका है, मगर अभी तक इसका कोई ठोस जवाब या सफाई किसी ने नहीं दी है। क्या ये 140 करोड़ की आबादी वाले देश के साथ धोखा नहीं है? क्या ये भारत के लोकतंत्र के साथ धोखा नहीं है? क्या भारत के नागरिकों को यह जानने का अधिकार नहीं कि 19 लाख मशीनें ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकती हैं? यदि गायब भी हुई तो बनाने वाली कंपनी और निर्वाचन आयोग ने इस पर क्या एक्शन लिया? क्या कहीं पर कोई FIR दर्ज हुई? क्या इन मामलों की जांच हुई? इन 19 लाख मशीनों की कीमत करोड़ों में होगी, मगर यहाँ रुपया महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ तक बात करने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पर किसी एक राजनीतिक दल को लगे कि उसके वोटर नहीं है या फिर वो हारेगी, ऐसी जगहों पर इन गायब हुई मशीनों को भेज दिया जाए जिनके वोटों की गिनती ही बाद में न हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, मगर अब तक इस मामले पर कोई जवाब न मिलना और ज्यादा आशंका पैदा करता है। इंतजार करिए कुणाल शुक्ला की आरटीआई में क्या जवाब दिया जाता है। जवाब दिया जाता भी है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना सत्ता के पास पहले से ही तैयार बैठा हुआ है।
आपको याद होगा पिछले दिनों इन्हीं कुणाल शुक्ला ने प्रधानमंत्री द्वारा बाइडेन की बीवी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को भेंट किया गया हीरा जो था उसकी कीमत यानी उस हीरे की रसीद मांगी थी। उस पर जवाब आया कि यदि इसका बिल दिखा दिया तो भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे। यानी कि सरकार ने अपने पास आरटीआई का जवाब न देने के बहुत सारे बहाने जुटा कर रखे हैं, कहीं भी किसी को भी चिपकाया जा सकता है। अब जब बात लोकतंत्र की हो ही रही है तो एक बार आप जनता अपने कारनामों पर नजर डालिए। मैं आपके कारनामे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने ही वोट देकर इन लोगों को संसद में भेजा है। भारत की संसद में इस वक्त दोनों सदनों को मिलाकर 763 सांसद हैं। एडीआर के अनुसार 763 में से 306 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 194 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जैसे हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, फिरौती। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो 763 में से 194 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये है आप लोगों का कारनामा, देखते जाइए। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। यूपी में कुल 108 सांसद हैं जिनमें से 49 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 37 के ऊपर गंभीर अपराध दर्ज है। यदि इन आंकड़ों को पार्टी के हिसाब से देखें तो भाजपा के 139 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से 98 पर गंभीर अपराध दर्ज है। वहीं कांग्रेस के कुल 43 सांसदों पर अपराध दर्ज है जिनमें से 26 पर गंभीर अपराध दर्ज है। एक बात और बता दूं, बीजेपी के ज्यादा सांसदों के ऊपर अपराध दर्ज है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चूंकि बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं तो अपराधियों की संख्या भी ज्यादा है, मगर अपराधियों को टिकट देने में, चुनाव लड़वाने में और सांसद विधायक बनाने में कोई पार्टी किसी से कम नहीं है। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो या फिर कोई अन्य पार्टी। एक बात और अपने खूंटे गठिया लीजिए। खूंटा न जानते हो तो बता दूं, धोती या साड़ी का जो कोना होता है उस कोने में जो चीज बांधते हैं उसी को खूंटा कहते हैं। तो खूंटे में गठिया लीजिए कि अपराधियों को संसद या विधानसभा में भेजने से रोकने की जिम्मेदारी आप जनता की है। किसी राजनीतिक दल से सपने में भी ये उम्मीद मत करिएगा कि वो राजनीति के अपराधीकरण को कम करेगी। सत्ता पाने के मामले में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आइए अब पहले इन मैडम की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद बीजेपी किस तरीके से प्रचार में फंस गई है उस पर भी बात करेंगे। द टेलीग्राफ की इस खबर को ध्यान से देखिए और इन मैडम के बारे में जरा सुन लीजिए। इनका नाम है चैत्रा कुंडापुरा और इनकी पहचान है कट्टर हिंदुत्ववादी होने की, दूसरे धर्म के लोगों को अनाप शनाप बोलने की, गरियाने की। वैसे इनके फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार पूर्व में एक टेलीविजन एंकर के रूप में इनकी पहचान भी बताई गई है, पत्रकार के रूप में बताई गई है। पिछले दिनों हमने आपको भाजपा के पूर्व पदाधिकारी जो कि भारत से बाहर पार्टी के लिए काम करता था, जिसका नाम था बालेश धनखड़, उसके बारे में बताया था कि उसने कैसे संभवतः ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक पता नहीं कितने रेप की घटनाओं को अंजाम दिया, कॉफी पिलाकर महिलाओं के साथ रेप करता था, इस तरह के आरोप लगे। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने उसे कई मामलों में दोषी भी पाया। इसी तरह से यदि आप भारत में भी देखेंगे तो बहुत सारे धर्म का झंडा उठाए हुए लोग, खुद को कट्टरवादी कहने वाले लोग बड़ा बड़ा खेला करते हुए सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक और खबर सामने आई कि मोनू मानेसर कोई लॉरेंस गैंग है, उसे ज्वाइन करना चाहता था। अब मोनू मानेसर किस तरीके से किस धर्म का झंडा लेकर घूमता है ये तो आप जानते ही हैं। अब पहले मैडम की बात कर लेते हैं। इन मैडम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके कुछ अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है जरा अच्छे से समझ लीजिए। कुछ महीने पहले ही कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वही चुनाव जिसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। उसी चुनाव में भाजपा का टिकट दिलाने के लिए इन्होंने गोविंद बाबू पुजारी नाम के एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपया घूस लिया था और यह वादा किया था कि भाजपा और आरएसएस के बड़े बड़े लोगों से हमारी पहचान है, 5 करोड़ दो और टिकट लो। अभी और सुनिए, आगे का खेल और मजेदार है। जिस पुजारी नाम के व्यक्ति के साथ कथित रूप से इन्होंने फ्रॉड किया है, उसने बताया कि चैत्रा ने विश्वनाथ नाम के किसी आरएसएस के पदाधिकारी का नाम लेते हुए बताया था कि उन्हें पैसा दिया गया है और वही टिकट दिलवाएंगे, और बाद में कह दिया कि अरे विश्वनाथ तो मर गया, यानी अब तो पैसा गया, लेकिन जिसने 5 करोड़ रुपया दिया हो वो यूं ही तो नहीं भूल जाएगा। गोविंद बाबू पुजारी ने मामले के तह तक जाने की कोशिश की तो पता चला कि विश्वनाथ नाम का कोई आरएसएस का नेता है ही नहीं, और जिस व्यक्ति को विश्वनाथ बनाकर उनके सामने पेश किया जा रहा था, जिसके नाम पर पैसा लिया गया, वो रमेश था जो कि चैत्रा का ही साथी था। आप में से यदि कोई फिल्मी कहानी लिखता होगा तो इस घटना पर एक अच्छी वाली फिल्म बनाई जा सकती है। अपने ही आदमी को नया नाम देकर उसके नाम पर घूस ले लीजिए, बाद में कह दीजिए कि फलाना तो मर गया, लेकिन हाँ, घूस उससे लीजिए जो छानबीन न करता हो और पुलिस के पास न जाए, वरना ऐसे ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इस मामले को जरा ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से होर्डिंग वाले खेल में फंस गई है। होर्डिंग में एक किसान का हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाया गया है जिसका नाम है हरनाम सिंह, लेकिन इस होर्डिंग पर जो दावा किया गया है उसे खुद उसी किसान ने नकार दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है कि हरनाम सिंह खुद एक किसान नेता भी हैं। इस होर्डिंग पर लिखा था कि खाद बीज की सुविधा पाई, पाई पाई से गरीब की भलाई। इसे लेकर अब हरनाम सिंह का कहना है कि होर्डिंग में जो लिखा है
वो अर्ध सत्य है, यानी आधा सच है आधा झूठ। किसानों का हिसाब किताब अभी बाकी है, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। यानी खुद पोस्टर पर जिसकी तस्वीर चमकाई गई वो सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामलों में पहली बार नहीं फंसी है। लगभग 2 साल पहले 2021 में बीजेपी सरकार एक बार फिर फंस गई थी, जब एक सरकारी विज्ञापन में इन्होंने कलकत्ता शहर का फ्लाईओवर छाप दिया था और बता दिया था कि यूपी का है, देख लो। ट्रांसफार्मिंग उत्तर प्रदेश। हाल ही में एक और मामला सामने आया था, जब लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया गया और लिखा गया कि योगी को फ्रांस में भेज दो, वहां दंगा काबू हो जाएगा। इस पर यूपी के सीएम ऑफिस ने अपना जवाब भी दिया, उसको रिट्वीट किया और लिखा गया कि पूरी दुनिया योगी मॉडल को चाहती है। बाद में पता चला कि ट्वीट करने वाला कोई फर्जी आदमी निकला, जो खुद को लंदन का प्रोफेसर बता रहा था, वो नरेंद्र यादव निकला। इस पर आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि ये नरेंद्र यादव भाजपा की आईटी सेल का कर्मचारी है। बहरहाल सवाल यह है कि प्रचार प्रसार के लिए क्या असली चीजें, असली लोग और असली मुद्दे नहीं बचे हैं? असलियत नहीं बची है? बार बार झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है भाई? और बार बार मिट्टी पलीत कराने से मिलता क्या है? अभी इस होर्डिंग में जिस किसान की तस्वीर छापी गई थी, इनका कहना है कि महंगाई के अनुपात में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, खाद, डीजल और बिजली सब कुछ महंगी हो गई है। निजी नलकूपों को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया था कि उनकी बिजली फ्री हो जाएगी, मगर अभी तक विभाग ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। किसान नेता हरनाम सिंह ने यहां तक कह दिया है कि 25 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर लखनऊ आएंगे, सरकार को उसका पुराना वादा याद दिलाएंगे और यदि हमें खाली हाथ लौटना पड़ा तो सरकार के प्रति किसानों में नाराजगी बढ़ेगी और इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। यानी जिसका चेहरा दिखाकर अपनी हवा बनाने की कोशिश की जा रही थी, अब वही आदमी हवा निकालने में लग गया है, लखनऊ में जा रहा है। यानी यूपी सरकार को उनका खेल उल्टा पड़ गया। अधिकारी बेचारे असमंजस में फंसे हुए हैं। तो उधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो हरियाणा का है और हिंदुओं के धार्मिक यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम आते हैं, झंडा छीनते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं, इसके बाद बवाल करते हैं। इसी दावे को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खास विचारधारा के लोग, जो अक्सर झूठ प्रचारित करते हैं, वही लोग फिर से फैला रहे हैं और फिर से वही पुराना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसकी असलियत कुछ और है। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने विस्तृत जांच करके साफ किया है कि इस मामले में झंडा छीनने वाला व्यक्ति किसी अन्य धर्म का नहीं है, बल्कि वो भी हिंदू है। यानी कि इस मामले में कहीं से कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, मगर नफरती चिंटू हमेशा की तरह फिर से अपना काम करने में लग गए हैं। मोहम्मद जुबैर ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति झंडा छीनते हुए नजर आ रहा है वो ग्राम प्रधान संजय त्यागी है। बाद में यह मामला आपसी समझौते से शांत भी हो गया था, मगर नफरती गुब्बारों को शांति बर्दाश्त कहां है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।